राज्यसभा का चुनाव सुनने में बड़ा शालीन सा लगता है। न पोस्टर, न रोड शो, न हेलीकॉप्टर। बस विधायक जी जाएंगे, बैलेट पेपर पर बैगनी पेन से निशान लगाएंगे और दिल्ली का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन बिहार में ये शांत चुनाव अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाता है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार की 5 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा, 26 फरवरी को अधिसूचना, 5 मार्च तक नामांकन, 6 मार्च को जांच, 9 मार्च तक वापसी और 16 मार्च की शाम तक तय हो जाएगा कि कौन पटना से दिल्ली की ऊपरी मंजिल पर जाएगा। कागज पर महज ये प्रक्रिया है, लेकिन जमीन पर यह राजनीति का गणित, गठबंधन की केमिस्ट्री और महत्वाकांक्षा का ज्योमेट्री है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राज्यसभा का चुनाव नाम में शांति, लेकिन भीतर पूरा शोर। न ढोल, न नगाड़ा, न रैली। बस 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधायक वोट डालेंगे। शाम 5 बजे से गिनती शुरू होगी और उसी रात तय हो जाएगा कि पटना से दिल्ली कौन जाएगा। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, 5 मार्च तक नामांकन, 6 मार्च को जांच, 9 मार्च तक वापसी और 9 अप्रैल को जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो औपचारिक रूप से विदा हो जाएंगे। लेकिन बिहार में विदाई कभी सिर्फ औपचारिक नहीं होती, वह सत्ता संतुलन बदलती है। 9 अप्रैल को जिन 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है वो हल्के नाम नहीं हैं। राज्यसभा के उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह, मोदी कैबिनेट में मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह यानी एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता। इन 5 सीटों पर सिर्फ सांसद नहीं बदलेंगे, राजनीतिक संकेत बदलेंगे। हरिवंश नारायण सिंह उच्च सदन के उपसभापति हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर की विरासत का नाम है। कुशवाहा बदलते समीकरणों का प्रतीक हैं और आरजेडी के दोनों नेता विपक्ष की मौजूदगी का चेहरा हैं। अब सवाल है, क्या अनुभव दोबारा मौका पाएगा या समीकरण हावी होंगे? बिहार विधानसभा की 243 सीटों के हिसाब से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। 243 को 6 से भाग दीजिए तो 40.5 यानी ऊपर कीजिए तो 41। दिल्ली का टिकट 41 से तय होगा। एनडीए के पास 202 विधायक हैं। बीजेपी 89, जदयू 85, लोजपा आर 19, हम 5 और आरएलएम 4। सीधा गणित कहता है कि 4 सीटें तो आराम से एनडीए की झोली में जाएंगी और 5वीं पर भी मजबूत दावा रहेगा। लेकिन बिहार में सीधा गणित अक्सर राजनीति की उलझनों में फंस जाता है। सबसे पहले बात हरिवंश नारायण सिंह की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2022 याद कीजिए, जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गए थे, तब हरिवंश ने एक तरह से बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए जेडीयू लाइन से अलग रुख अपनाया था और उपसभापति पद पर बने रहे। उस वक्त हरिवंश ने अपनी पार्टी जेडीयू और मुखिया नीतीश कुमार से ज्यादा निष्ठा बीजेपी के साथ दिखाई। उस वक्त उनका एनडीए के साथ खड़ा रहना बीजेपी को बहुत पसंद आया था, लेकिन जेडीयू के लिए वो इज्जत पर आघात जैसा था। जनवरी 2024 में जेडीयू के एनडीए के साथ दोबारा वापसी के बाद भले ही चीजें ठीक ठाक लगती हों, लेकिन ये राजनीति है साहब, जो याद भी रखती है और हिसाब भी। अब चर्चा है कि शायद जेडीयू उन्हें दोबारा राज्यसभा की उम्मीदवारी न दे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी उन्हें अपने कोटे की सीट से फिर से राज्यसभा भेजेगी या बीजेपी के प्रति दिखाई गई उनकी निष्ठा को पुराना काम मानकर फाइल बंद कर दिया जाएगा। हरिवंश का मामला सिर्फ एक सीट का नहीं, यह गठबंधन की स्मृति और अहंकार का मामला भी है। अब बात रामनाथ ठाकुर की करते हैं। उनका राजनीतिक करियर लंबा जरूर रहा, लेकिन उनके पीछे की कहानी उनके पिता कर्पूरी ठाकुर की विरासत से अलग करके देखी जाए तो बहुत चमकदार नहीं दिखती। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा गया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को आकार दिया, उस विरासत का नाम आज भी वजन रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरासत के सहारे राज्यसभा का टिकट मिलता रहेगा? अगर नाम से उस विरासत को हटा दिया जाए तो क्या रामनाथ ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कुछ किया है जिसे निर्णायक उपलब्धि कहा जा सके? ऐसे में जेडीयू की ओर से उन्हें दोबारा सदन में भेजा जाना आसान फैसला नहीं लगता। नीतीश कुमार आमतौर पर नेताओं को 2 से ज्यादा बार उच्च सदन नहीं भेजते, इसलिए यहाँ भी सस्पेंस है, सम्मान बचेगा या समीकरण भारी पड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की भी राह आसान नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से बदले समीकरणों के बाद उनका भविष्य अनिश्चित माना जा रहा है।
एनडीए की 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं, लेकिन 5वीं सीट पर पेंच है। लोजपा आर के पास 19 विधायक हैं और चर्चा है कि चिराग पासवान अपनी मां के लिए सीट चाहते हैं। इसके लिए सहयोगियों को मनाना होगा और शायद अतिरिक्त समर्थन या क्रॉस वोटिंग की जरूरत भी पड़े। आरएलएम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे में उनका दोबारा राज्यसभा पहुंचना गठबंधन की कृपा पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा हुआ तो 5वीं सीट पर असली खींचतान यहीं होगी। सिर्फ संख्या नहीं, रिश्तों और दबाव की राजनीति चलेगी। विपक्ष की हालत भी कम दिलचस्प नहीं है। महागठबंधन के पास लगभग 41 विधायक हैं, यानी कागज पर 1 सीट का गणित बन सकता है, लेकिन शर्त है कि सब एकजुट रहें। राजद, कांग्रेस और वाम दलों को एक साथ रहना होगा। ये तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा भी होगी। अगर 1 सीट निकलती है तो विपक्ष के लिए मनोबल बचेगा, अगर नहीं तो राज्यसभा में उनकी आवाज और कमजोर होगी। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में बड़े नाम रिटायर हो रहे हैं। महाराष्ट्र से शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास अठवाले, तमिलनाडु से एम तंबिदुरै, तिरुचि शिवा और कनिमोझी, पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले और ऋतुव्रत बनर्जी, असम से रामेश्वर तेली, तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी, हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी, यानी राज्यसभा का चेहरा भी बदलने जा रहा है। 16 मार्च को बैंगनी पेन चलेगा और शाम तक तय हो जाएगा कि किसकी राह दिल्ली के लिए पक्की है और किसे इंतजार करना होगा। बिहार में ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटों का नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर संतुलन साधने और विपक्ष के अस्तित्व की परीक्षा का चुनाव है। दिल्ली की ऊपरी मंजिल का रास्ता अक्सर पटना की गणित से होकर जाता है। अब देखना होगा कि ये गणित गठबंधन को मजबूत करेगा या अंदर की खींचतान को उजागर। आप क्या सोचते हैं? 4-1 का फॉर्मूला चलेगा? आखिरी पन्ने पर कोई नया ट्विस्ट आएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।